नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक लेकर आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हूं और आज स्ट्रेट टॉक होने जा रही है महाराष्ट्र के संग्राम पर। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 288 सीटों के लिए महायुति और महाविकास आघाड़ी के बीच द्वंद्व और तकरारें और तनातनी ये सब देखने को मिल रही है। महायुति एक तरफ जो है सीटों के बंटवारे में बहुत ही आसानी से बातचीत करती हुई और सीटों के बंटवारे पर जो है पहुंचती हुई दिख रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो विपक्ष है, विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी, उसके बीच जो है सीटों के बंटवारे को लेकर तनातनी का दौर देखने को मिल रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच सीटों पर कोई सहमति नहीं बन पा रही है, तकरारें बढ़ गई। और एक बड़ी तकरार तो ये भी निकल कर आ रही है कि समाजवादी पार्टी के जो मुखिया अखिलेश यादव, वो अपने लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं और इस पर अड़े हुए हैं। महाराष्ट्र का संग्राम आखिर किस मोड़ पर खड़ा है? क्या सत्ताधारी महायुति सरकार बनाती दिख रही है या विपक्ष के पास जो है एक बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी है, बड़ा अवसर है और विपक्ष इस अवसर को कैसे बनाने की कोशिश करता दिख रहा है या फिर आपसी मतभेदों में ही उलझा हुआ नजर आता है? ये शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक इन तमाम तथ्यों, फैक्ट्स, फिगर्स और सवालों के साथ। तो स्ट्रेट टॉक में हम बात करने वाले हैं महाराष्ट्र के संग्राम विधानसभा चुनाव की। 2019 के बाद 2024 का विधानसभा चुनाव कई मायने में बहुत ही खास है और ये मायने इसलिए भी हैं कि महाराष्ट्र वो प्रदेश है जो कि एक बड़ा प्रदेश है। यहाँ पर आर्थिक स्थिति देखी जाए तो ये इस लिहाज से भारत का जो है आर्थिक भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फाइनेंशियल इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स है, हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में यहाँ पर कई पार्टियाँ, उनमें दो फाड़ हुई और सत्ता के लिए किस तरह से समझौते होते दिखे और लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसने भी लोगों को चौंकाया है। इसलिए कुछ सवाल हैं जो हम इन विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए हैं और इन पर चर्चा करेंगे। स्ट्रेट टॉक के जरिए दर्शकों तक सच पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर सियासी जो समीकरण है वो किस तरह का दिख रहा है। इसीलिए सत्ता पक्ष महायुति बनाम विपक्ष महाविकास आघाड़ी का जो प्रश्न है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर, इसे जो सियासत में दिलचस्पी रखते हैं वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। सत्ताधारी महायुति के लिए ये एक अग्नि परीक्षा की तरह बताई जा रही है क्योंकि जोड़ तोड़ की जो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, उस पर महाराष्ट्र की जो जनता है वो क्या फैसला लेने वाली है। क्या लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए थे वो इसी तरह का फैसला विधानसभा चुनाव में भी जनता करने जा रही है? विपक्षी खेमा महाविकास आघाड़ी कितने एकजुट दिख रहे हैं क्योंकि सीटों के बंटवारे पर कई दौर की बैठकें हो रही हैं लेकिन सहमति और इसकी घोषणा नहीं हो पा रही है। इंडिया गठबंधन के लिए ये जो प्रदेश है, विधानसभा चुनाव है, इसे बहुत बड़ी चुनौती, खास करके हरियाणा के चुनाव में कांग्रेस की जिस तरह से हार हुई है उसके बाद ये एक बड़ी चुनौती महाराष्ट्र में। और जनता के मन में क्या है? महाराष्ट्र की जो जनता है वो महायुति या फिर महाविकास आघाड़ी को लेकर क्या सोच रही है, यही हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए आज के जो हमारे मेहमान हैं पैनल पर जुड़े हुए, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं। स्ट्रेट टॉक में हमारे साथ डॉक्टर अभय कुमार दानगे जुड़ रहे हैं, महाराष्ट्र से वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिल्ली से जुड़ रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट बिलाल सब्जवारी जी, और कांग्रेस के प्रवक्ता है राकेश सेट्टी जी, और बीजेपी की प्रवक्ता है गुरप्रीत ढिल्लों जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं। और शुरुआत में कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश जी से करना चाहूंगी। राकेश जी, ऐसी क्या बात हो गई कि कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के बीच सीटों पर सहमति नहीं बन पा रही है? क्या कांग्रेस हरियाणा के चुनाव से सबक नहीं सीख पा रही है कि वो अभी भी महत्वाकांक्षाएं इतनी पाल रखे हैं और उसको इतना भरोसा है कि वो महाराष्ट्र में ज्यादा सीटों पर भी उतरेगी तो जीत लेगी? देखिए, ऐसी बात नहीं है। देखिए, 3 पॉलिटिकल पार्टियां हैं। हर पॉलिटिकल पार्टी अपने ज्यादा से ज्यादा कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाना चाहती है और इसमें कोई गलत बात नहीं। कल 24 तारीख है, कल से शुरुआत होगी कि कैंडिडेट जाकर अपना सीट भरना शुरू हो जाएगा कल से जी। और हम जो 3 पार्टियां हैं और हमारे साथ समाजवादी पार्टी भी है और आम आदमी पार्टी भी है, हमारे बीच में मतभेद थे, मनभेद नहीं था। और हमारा तो ये जो फॉर्मूला है वो कांग्रेस 110 और एनसीपी 98 और शिवसेना 80, ऐसा को कॉम्बिनेशन लगभग फाइनल होते हुए आ रहा है। शिवसेना 98 एंड एनसीपी 80, और इसमें अभी हम इसमें समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी, इनका भी एडजस्टमेंट करने वाली है। जहां तक आप हरियाणा की बता रही थी कि हमें बहुत बड़ी हार मिली, ये गलत है।
क्योंकि हरियाणा में अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखते हो तो भारतीय जनता पार्टी को 39.9% वोट शेयर मिला है, हमको 39.1, मतलब पॉइंट परसेंटेज का वोट शेयर में डिफरेंस था, इसलिए अब वहां पे हम हारे। और हरियाणा हारने का दो और कारण है। आम आदमी पार्टी ने सब सीटों में चुनाव लड़ा तो हमारे वहां पे थोड़े वोट कट गए, और भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को मतलब कांग्रेस अब ये मानती है कि आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा। मैं कंप्लीट कर लूं, आप थोड़ा सा शांत रहिए, मैं कंप्लीट कर लूं। दूसरा कारण आप समझ लीजिए, आपके दर्शक भी जानना चाहेंगे ये। दूसरा मुख्य कारण ये था हरियाणा में कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनको एक रेपिस्ट राम रहीम जो उसके डबल मर्डर और रेप के आरोप में अंदर थे, उनको पैरोल पे बाहर लाया गया और वो गली गली हरियाणा में घूमते हुए भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे थे। तो ये दो मुख्य कारण थे। और पार्टी जो आदर्शों की बात करती है, नेशनलिज्म की बात करती है, फेक नेशनलिज्म है इनका, क्योंकि इनको एक रेपिस्ट एंड मर्डरर जिसको कोर्ट ने कन्विक्ट किया है, ऐसे व्यक्ति को आपको प्रचार के लिए यूज करना पड़ता है। मतलब आपको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो वर्कर्स है और आरएसएस के ऊपर भरोसा नहीं। जी, राकेश जी ने कहा कि एक तो आम आदमी पार्टी ने अलग चुनाव लड़ा, ये भी हार का जो कारण है उसमें से एक रहा, और राम रहीम का भी नाम। गुरप्रीत जी, मैं आऊंगी आपके पास, आप ही से चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जवाब देने में भी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, गुरप्रीत जी आप ही के पास मैं आ जाती हूँ, और आप बताइए कि महाराष्ट्र को लेकर महायुति शायद जो है सीटों का बंटवारा अच्छे तरीके से, सरल तरीके से हो गया कह सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो हार का जो खतरा है, जो एक आशंकाएं जताई जा रही कि हो सकता है कि जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स जनता को ना पसंद आए, हो सकता है कि लोकसभा चुनाव का जो नतीजा है उसी का असर विधानसभा चुनाव पर भी देखने को मिले। अरे महायुति का किधर आप कह रहे कि उनका अच्छा से हुआ है? अभी तक जो लिस्ट निकाला 40 लोगों का निकाला। शिवसेना पिछली बार 144 सीटों में लड़ी थी, उनको 40-50 सीट दे रहे। उनका एकनाथ शिंदे जी को 50-60 सीट भी अभी तक ठीक है। राकेश जी, गुरप्रीत जी को बोल ले लीजिए। गुरप्रीत जी बात रखिए जी। अपने समय में आप बोले, मैं बिल्कुल शांति से सुना, अभी आपको जवाब देने दीजिए जी। तो मैं ये कह रहा था कि चलिए चुनाव को लेकर के जो इन्होंने बयानबाजी की, अभी इनका यही प्रॉब्लम है कि अपनी समीक्षा नहीं करते, दूसरों के ऊपर इल्जामबाजी करने के तरफ भाग दौड़ते हैं। अभी हरियाणा की बात चली तो लोकसभा चुनाव के बाद ये पहला चुनाव था। लोकसभा चुनाव में इन्होंने खूब झूठ बोला, खूब जाके उल्टी सीधी बातें कही कि ये आरक्षण खत्म कर देंगे, भाजपा वाले संविधान बदल देंगे, फलां कर देंगे, ढिमका कर देंगे। तो कुछ वर्ग को चीजें शायद ये पहुंचाने तक कामयाब रह गए। लेकिन जैसे ही सरकार बनी और जो जिस तरह से सरकार बनी है जी, लोगों ने ये महसूस किया कि ये बिल्कुल झूठा प्रचार कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ उसके बाद हमारे जो काम पहले 2 महीनों के अंदर जो कुछ किया मोदी सरकार ने जी, तो उसको देखते हुए लगा कि नहीं, ये सरकार की बिल्कुल मंशा भी साफ है और बिल्कुल कोई संविधान नहीं बदलना, कुछ नहीं है। उन्होंने अपनी उस हिसाब से वोटिंग की जी। और वोटिंग इनको ये मुगालते में थे कि हरियाणा में शायद अगर 5-5 सीटें 400 पार की बात कर रहे थे, 240 पे ले आए जनता। ठीक है, हवा में उड़ रहे थे, जमीन पे ले आए आपको। आप 400 पार की बात कर रहे थे, 400 पार की बात। राकेश जी, गुरप्रीत जी, आपकी पार्टी 400 पार का नारा करके आपको जमीन पे ले आए, 240 पे। राकेश जी, हमारे साथ डॉक्टर अभय कुमार भी जुड़े हुए हैं, बिलाल सब्जवारी जी भी जुड़े हुए हैं। उनका क्या आकलन है? आप दोनों की जो दावे हैं या फिर जो आप हकीकत जनता के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, इनको समझेंगे हमारे दोनों अन्य पैनलिस्ट के जरिए भी। ये बातचीत आगे बढ़ाते समझने की कोशिश करते हैं कि महाराष्ट्र का जो संग्राम है वो कौन उन चुनौतियों को पार करता हुआ दिख रहा है, महायुति या महाविकास अघाड़ी। बिलाल सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपने राकेश जी की भी ठीक है, गुरप्रीत जी बिल्कुल संक्षेप में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि समय फिर आगे बढ़े जी। जैसे अभी इन्होंने कहा कांग्रेस के प्रवक्ता ने कि हम हारे नहीं हैं,
हमारे को इतने पॉइंट इतने परसेंट वोट पड़ा। नहीं, वोट शेयर की बात बुलंद कही है जी, उन्होंने, वोट आप लोग ठीक है, लोकसभा में 400 पार की नारा लगा रहे थे, ठीक है, और उस आप तो जमीन पे मुद्दे ले से आए ना लोग, भटके, मुद्दे से ना 240 पे भटके, ले आए। मुझे लगता है कैसे मुद्दे से बात भटक रहे हैं हम। हरियाणा की बात नहीं, महाराष्ट्र की बात करने हम यहाँ बैठे। गुरप्रीत जी, महाराष्ट्र की बात करने बैठे। राकेश जी, आप 400 की बात कर रहे थे गुरप्रीत जी, आपको 240 पे नहीं, ले आए लोग। गुरप्रीत जी महाराष्ट्र की बात कर रहे थे, महाराष्ट्र की बात रखें, महाराष्ट्र की बात। मैं दोनों से अनुरोध करना चाहूंगी, राकेश जी, गुरप्रीत जी, दोनों से अनुरोध है कि महाराष्ट्र की बात करें, हरियाणा की बात नहीं करेंगे। बिलाल सर, उसका एग्जाम्पल दिया जा सकता है, लेकिन उस पर ज्यादा समय जो है बर्बाद करना उचित नहीं है दर्शकों के लिए। महाराष्ट्र की बात हो रही है, बिलाल सर। देखिए नेहा, महाराष्ट्र का जो चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है और कई मायनों में खास तौर से महाविकास आघाड़ी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। दरअसल हरियाणा के बाद जो एक मॉरल डाउन हुआ और भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के चुनाव के बाद जिस तरह से दोबारा कमबैक किया जी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से महाराष्ट्र का चुनाव और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खासतौर से विपक्ष की। कांग्रेस है, शिवसेना है, इनको अब पूरी सतर्कता के साथ ये चुनाव लड़ने की जरूरत है। अगर यहाँ पर ज्यादा सा भी स्ट्रेटेजिकली कहीं वीक हो या इनका नैरेटिव वीक हुआ या इतने आपके झगड़े हो चीफ मिनिस्टर के फेस को लेकर कोई ना कोई किसी तरह का भी कोई रॉन्ग मैसेज समाज के दिया, तो ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, खासतौर से इंडिया गठबंधन के लिए जी। जब तो अब महाराष्ट्र हरियाणा का चुनाव और झारखंड में खासतौर से कोई कांग्रेस की सरकार तो नहीं है, वहां तो कांग्रेस एक सपोर्टिंग एक दल के रूप में है, बिहार में कांग्रेस एक सपोर्टिंग दल के रूप में, तो जो भी बैकअप कर सकता है कांग्रेस के लिए और खासतौर से एनसीपी शिवसेना के लिए वो महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल है, रिसोर्सेज भी यहाँ पे डेवलप होंगे। देखना यह है कि महाविकास आघाड़ी कितने कोऑर्डिनेशन के साथ यहाँ चुनाव लड़ती है। और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की एंट्री हो गई है, तो समाजवादी पार्टी पिछले बार वहां पर 4 सीटों पे लड़ी थी, जिसमें से उन्हें 2 सीटें प्राप्त हुई थी, गवंडी और जिसमें आपको आसिम असलम शेख वहां पे मौजूद है। अब समाजवादी पार्टी भी बार्गेन कर रही है, तो प्रेशर अगर आप देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को वहां पर दोबारा कमबैक करने का है और भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन महायुति को रिटेन करने का है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी स्ट्रेटेजिकली बहुत अच्छा चुनाव लड़ती है, बहुत ही स्मार्टली चुनाव लड़ती है, उनकी स्ट्रेटेजी बहुत साउंड होती है, उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी कितना उनको कंप्लीट कर पाती है, कितना शरद पवार अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हैं, कितना कांग्रेस चुनाव लड़ती है, या उद्धव ठाकरे तरह से मराठा इशू वहां पर एक डेवलप करते हैं, या गुजराती बनाम मराठा इशू को डेवलप करते हैं, जहां जिस से वहां से बड़े बड़े प्रोजेक्ट गुजरात में डाइवर्ट किए जा रहे हैं, वो एक वहां पर एक इशू है। अब मराठा वर्सेस गुजराती वहां पर इशू है, लोकल इश्यूज बहुत ज्यादा वहां पर बहुत ज्यादा काउंट करते हैं। तो ऐसे में जितना यूनाइट होकर इंडिया गठबंधन लड़ेगा उतना ही उसको फायदा मिलेगा। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी इतनी अच्छी तरह चुनाव लड़ती है कि उसके सामने वो किसी समय भी बाजी को पलटने जानती है, तो इसलिए महाविकास आघाड़ी पर ज्यादा प्रेशर है अपनी पोजीशन को रिटेन करने का, कमबैक करने का पावर। जी बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर अभय कुमार दांडगे भी जुड़े, उनसे भी समझ लेते हैं। अभय सर, बिलाल सर की बातों से स्पष्ट हो चुका है कि लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे वो शायद विधानसभा चुनाव में इसका असर ना देखने को मिले, क्योंकि मुद्दे जो है काफ़ी स्थानीय हो जाते हैं। और फिर से बात आ जाती है कि सीएम फेस को लेकर भी जो तनातनी है, इससे भी थोड़ा नुकसान महाविकास आघाड़ी को हो सकता है। लेकिन क्या आपको भी लगता है कि महाविकास आघाड़ी जो है इस वक्त चुनौतियों से जूझती नजर आ रही है, या फिर महायुति जो है वो बड़ी ही सुगमता और सरलता से जो है अपनी चुनावी रणनीतियों को साधती नजर आ रही है? खास करके बीजेपी की तारीफ की बिलाल सर ने कि बहुत ही बारीक स्ट्रैटेजी से वो चुनाव लड़ती है, और इस बार भी शायद महाराष्ट्र में चौंकाए, लोकसभा से उल्टा जो है हो सकता है कि चुनाव के नतीजे आए विधानसभा के। जी नेहा जी, देखिए महाराष्ट्र की जनता ने पिछले 5 साल में हर पार्टी को सत्ता में देखा है। पहले जो है
वो देवेंद्र फडणवीस कुछ दिन के लिए, कुछ घंटों के लिए सीएम बने, उसके बाद में उद्धव ठाकरे जी बने, उसके बाद में एकनाथ शिंदे जी बने, और इस सभी राजनीति हलके के अंदर जो अजीत पवार जी है वो पहले भी डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री थे, और बाद में भी जब सीएम हुए उस वक्त वो सत्ता में थे, वो हर वक्त उप मुख्यमंत्री थे जी। देखिए जो है महाराष्ट्र की जो जनता है ये फूट की राजनीति से बहुत चूक गई है जी। हम जब फील करते हैं उस वक्त हमारे दिमाग में कोई पार्टी रहती है जी। जिनको वो सत्ता में चाहते हैं, लेकिन पिछले 5 साल में ऐसा हुआ है कि हर एक पार्टी सत्ता में आई और वो चले गई। इसका मतलब जनता को जो चाहिए, मतदाताओं को जो चाहिए, वो पार्टी उनको नहीं दिखी। इस वजह से महाराष्ट्र की जनता सत्ताधारी और विरोधी पक्ष दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज है। अभी इस बात पर वोटिंग होने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ कास्ट को देखकर, उम्मीदवार के चेहरे देखकर वोटिंग होने वाली है। यहाँ पर जो कोई भी मुख्यमंत्री का फेस बताएगा उसको देखकर नहीं हो सकेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता का जो रिजल्ट है ये सबको चौंकाने वाला डेफिनेटली आएगा विधानसभा के अंदर। लोकसभा की जो स्थिति थी वो लोकसभा की परिस्थिति बहुत अलग थी। उस वक्त पूरे देश में किसी एक पार्टी की खबर चल रही थी, लेकिन अभी महाराष्ट्र के अंदर ऐसा नहीं दिख सकेगा, क्योंकि आज जो है मनसे के जो राज ठाकरे है उन्होंने उनके कैंडिडेट हर जगह पे खड़े किए हैं। उन्होंने भी इस इलेक्शन में कूद गए हैं, उड़ी हुई है। तो इस वजह से इस इलेक्शन में जो हिंदू वोटिंग है वो भी बहुत सारी डिवाइड होने वाली है, जिसका बेनिफिट शायद कांग्रेस या राष्ट्रवादी या फिर हिंदुत्ववादी संगठन किसी को भी मिल सकता है, लेकिन जो चेहरा है वो चेहरा इस बात बहुत ज्यादा मायने रखता है। जी, लेकिन अभय जी आपने कहा कि कांग्रेस को जो है इसका लाभ मिल सकता है, लेकिन मन से अगर देखा जाए तो मनसे की भूमिका जो है वो अगर हम देखें कि सत्ताधारी गठबंधन के साथ ज्यादा जो है जाते हुए दिख रहे हैं, तो ये स्पष्ट है कि वो अगर जीतते हैं, अगर उनके उम्मीदवार जीतते हैं तो वो सत्ताधारी गठबंधन के साथ जुड़ेंगे। ऐसे में विपक्ष के सामने, महाविकास अघाड़ी के सामने चुनौतियां तो बढ़ती जा रही हैं। जी सही है, आपने सही कहा, लेकिन देखिए अभी जनता जो है, जनता हर वक्त मनसे के जब उनकी रैली होती है, जब उनका भाषण होता है, उस वक्त बहुत सारे लोग वो रैली को, उस भाषण को अटेंड करते हैं, सभा को अटेंड करते हैं, लेकिन जब वोट करने की बारी आती है तो उस वक्त वोटर 10 बार सोचता है कि हमें वोट किसे करना चाहिए। देखिए जब भाषण होता है तो उस वक्त के लिए लोगों की मेंटालिटी तब तक के लिए पॉजिटिव बन जाती है, लेकिन एंड वक्त जब वोटिंग का जो समय आता है उस वक्त मेंटालिटी बदल जाती है। एक रात में जी जो है बदल जाते हैं, एक रात में पार्टी बदल जाती है, वैसे ही एक रात में मतदाताओं की मनस्थिति जो है जी बहुत सारी बदल जाती है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से करोड़ों रुपए जो बरामद किए जा रहे हैं, ये भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या पैसों का जो खेल है ये महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर हो रहा है, और चुनाव आयोग को जो है इसकी जिम्मेदारी उठानी है, और वो कितना उठा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग पर भी जो है कई तरह की उससे शिकायतें महाविकास अघाड़ी कर रहा है, लेकिन साथ ही ये भी कह रहा है कि हमारी शिकायतों पर ध्यान आयोग नहीं दे रहा है। महाराष्ट्र का जो संग्राम है वो किस गठबंधन को जनता ज़्यादा अपना प्यार लुटाती हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ पर अभी भी जो बात कही अभय कुमार दांडगे ने कि जातिगत समीकरण जो अच्छे से साध लेगा, जिसकी सियासी रणनीति इस तरीके से कुशल होगी, वही विधानसभा चुनाव में जो है झंडे गाड़ेगा। राकेश जी, हमारे जो दो यहाँ पर जानकार अभय कुमार दांडगे और बिलाल दोनों की बातें आपने सुनी होगी। महाविकास अघाड़ी के सामने चुनौतियाँ ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी के साथ भी जो सीटों के बंटवारे पर आपकी पार्टी के साथ तनातनी की खबरें, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हमने हरियाणा में भी देखा हो, यहाँ पर फिर से इसी तरह की खबरें, कहीं ना कहीं एकजुटता पर सवाल उठ रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारा 22 को CEC का मीटिंग हुआ जो आप स्क्रीन में दिखा रहे, और 25 तारीख को हमारा फाइनल CEC का मीटिंग है। इसमें सारे सीट्स डिक्लेयर हो जाएंगे और उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं वो अपना फॉर्म भरेंगे। जहां तक तनातनी की आपने बात किया, मैंने आपको बताया है
कोई भी पॉलिसी, यहाँ पे डिक्टेटर रूल नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि ये जो अलायंस है, एनसीपी हो या शिवसेना हो, जो एकनाथ शिंदे गठ है, इसके तमाम लीडरों के ऊपर ईडी सीबीआई के केसेस थे, इसलिए वो पार्टी, दोनों पार्टियों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के अलायंस है। तो अब भारतीय जनता पार्टी जिस तरह इशारा दिखाएगी वो हिसाब से इनको काम करना पड़ेगा। मगर कांग्रेस पार्टी हो या उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना हो या शरद पवार जी की एनसीपी हो, हमारे यहाँ पे एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, हम लोग ने 2 बार सर्वे करवाया और जो जिस सीट में मजबूत है उन्हें वो सीट दिया जाएगा। और एक बात, जो आप हरियाणा और महाराष्ट्र को कंपेयर कर रहे हो, तो हरियाणा में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो बीजेपी को 5 सीट मिली, कांग्रेस को 5 मिली, मगर उसको आप महाराष्ट्र से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि अब हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ और यहाँ पे जो कांग्रेस पार्टी और हमारे जो महाविकास आघाड़ी है उनको 31 सीट मिली और भारतीय जनता पार्टी जिसमें चाणक्य, देवेंद्र फडणवीस है, बहुत बड़े नेता एकनाथ शिंदे जी और अजित दादा पवार है, इनको तीनों को मिलकर सिर्फ 17 सीट मिली। तो ये डिफरेंस बहुत बड़ा है। महाराष्ट्र की जनता बहुत ही नाराज है क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भ्रष्ट है, जिनके ऊपर आरोप लगाते हैं, जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के केसेस लगाते हैं, जैसे ही उनके पार्टी में आ जाते हैं तो उनको वॉशिंग मशीन में धो देते हैं और उनको पाक साफ कर देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे मैं कंप्लीट 30 सेकेंड करूंगा जी। हम जब 2.5 साल यहाँ पे सरकार चला रहे थे तब नवाब मलिक वो दाऊद का पार्टनर था, जैसे उनके गठ पे आए, अजित पवार के गठ में चले गए तो उनको अपने सरकार में शामिल कर लिया। हसन मुशर्रफ ईडी सीबीआई के केसेस से बेल नहीं दिया गया था हाईकोर्ट से, मगर जैसे ही वो अजित दादा पवार के साथ गए उनको बेल अभी भी उनका पेंडिंग है, फिर मिनिस्टर बना दिया। ऐसे तमाम अजित दादा पवार के ऊपर तो खुद ईमानदार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था भोपाल रैली में, दिलोन साहब को पता होगा, 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला अजित पवार में आरोप हमने नहीं लगाया, खुद आपके प्रधानमंत्री जी ने लगाया और आपने देखा कि अजित पवार को डेप्यूटी सीएम बनाया गया। जी ठीक है, अशोक चव्हाण, जी ठीक है, ये मुद्दे विधानसभा चुनाव का आरोप था। जी राकेश जी ठीक है, बहुत सारे घोटाले महाराष्ट्र में जनता के सामने आए हैं, लेकिन इन घोटालों का चुनावों पर कितना असर होता है इस पर शक जो है बना रहता है क्योंकि चुनाव के नतीजे चौंकाते हैं। गुरप्रीत जी, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा, बीजेपी और महायुति गठबंधन भ्रष्टाचार को एक मुद्दा बनाती है। कांग्रेस कह कि भ्रष्टाचार पर ही घिरते रहे और विधानसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिलेगा। लोकसभा चुनाव के नतीजों का वो उदाहरण पेश कर रहे हैं कि ये पूरा तय है, पूरी संभावना है कि महाविकास आघाड़ी ही सत्ता बना रही है। 31 और 17 बहुत बड़ा डिफरेंस है। केस जी ने आज ऑन कैमरा माना कि इनकी सरकार के वक्त घोटाले भी होते थे और बड़े बड़े घपले भी होते थे, अभी ऑन कैमरा आपके सामने माना है। आदर्श घोटाले वाले को आपने राज्यसभा में ठीक है, बात रख लेने दीजिए। राकेश जी, गुरप्रीत जी को बोल लेने दीजिए। राकेश जी, अनुरोध है, राकेश जी, गुरप्रीत जी को बात रखने दीजिए। राकेश जी, आई रिक्वेस्ट यू, राकेश जी, लेट गुरप्रीत जी टॉक। ऐसा करें, इनके साथ अकेले 1 to 1 इंटरव्यू कर लें। गुरप्रीत जी, आप बात पूरी कर लीजिए। करने किसी और को देंगे नहीं, किसी दूसरे की बात रखने करते अभी मैं बोलना शुरू करता हूँ, साथ के साथ स्टार्ट हो जाते हैं। भाई साहब राकेश जी, डिबेट का ये तरीका थोड़ी होता है। आप जरा हौसला रखिए, बारी में बोले, हमने कहा मना किया आपको, मैं चुपचाप बैठता हूँ कि नहीं बैठता, तो इसलिए प्लीज अपनी अपनी बारी में बोलिए, बात समझ भी आए, सुनने वाले को भी पता लगे यार कुछ बोला है और बात भी हो जाए। सीधी बात ये है कि देखिए, ये तो क्लियर कट है, जब पिछली बार वोटिंग होने के बाद, रिजल्ट आने के बाद जो एक मैंडेट मिला था वो भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को मिला था, ये सबको पता है क्योंकि इकट्ठे चुनाव लड़े थे, अलायंस में चुनाव लड़े थे जी। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा कि चोरी करने का, पार्टी तोड़ने का या कुछ करने का काम ये कांग्रेस ने किया। शरद पवार ने मिला करके घपलेबाजी कर करा के शिवसेना का दिमाग खराब किया और उद्धव ठाकरे को अपने साथ मिला के मैंडेट तो मिला है भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को, लेकिन सरकार किसने बनाई फिर बाद में? शिवसेना। अजित पवार ने पहला शपथ लिया। एक महान व्यक्ति
जिनके एक आदर्श थे। जी ठीक है, पहला ठीक है, ये तो आरोप प्रत्यारोप है, ये तो आरोप और प्रत्यारोप है, इस पर तो जनता फैसला लेगी। गुरप्रीत जी बात रखिए, ठीक है। मैं बिलाल जी के पास जाऊँ। गुरप्रीत जी संक्षेप में बात रखिए, मैं फिर बिलाल जी के पास जाऊंगी। बातचीत आगे बढ़ाए, बातचीत आगे दर्शकों के हम कुछ भी स्पष्ट तरीके से दर्शकों तक नहीं पहुंचा पा रहे। मुझे लग रहा है कि इस बहस का कोई फायदा नहीं है अगर दर्शकों तक हम कुछ भी जानकारी नहीं पहुंच पा रहे हैं। पहला मुख्यमंत्री कौन बना? राकेश जी, गुरप्रीत जी, दर्शकों तक कोई जानकारी नहीं जा रही है, दर्शकों को उलझा रहे हैं हम। स्ट्रेट टॉक का मतलब सीधी बात होती है। पहला जो राकेश जी, निवेदन है मेरा। गुरप्रीत जी, राकेश जी, मेरा निवेदन है दोनों नेताओं से, दर्शकों तक जानकारी पहुंचने दीजिए। आपको टोकना चाहिए। मैं बार बार आप दोनों से निवेदन कर रही हूँ, लेकिन आप दोनों ही मेरी बात नहीं सुन रहे। आप लोग लगातार बातें कर रहे हैं, दर्शकों तक जानकारी नहीं पहुंचने देना चाह रहे हैं। बिलाल जी, आप सीएम बनने से पहले, ठीक है, मुझे खेद है कि मैं आप तक कोई जानकारी नहीं पहुंचा पा रही हूं। तो कोशिश करेंगे कि आपके पास वो हर जानकारी पहुंचाए जो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। बिलाल सर, लगातार ये बातें सामने आ रही हैं और खुद डॉक्टर अभय कुमार दानगे ने भी कहा है कि जनता जो है महाराष्ट्र की वो 6 की 6 पार्टियों से नाराज है। एनसीपी 2 गुट, शिवसेना 2 गुट, कांग्रेस, बीजेपी, इन सभी के प्रति जनता की नाराजगी देखने को मिल रही है। क्या आपको भी लग रहा है कि ऐसे में जो है क्योंकि संसाधनों की कमी विपक्ष के पास है, विपक्ष वोटर लिस्ट को लेकर भी आरोप लगा रहा है, विपक्ष धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगा रहा है, विपक्ष की चुनौती आप देख पा रहे हैं कि गुजरते समय के साथ बढ़ रही है? देखिए नेहा, अभी जिस तरह से मैं डिबेट को सुन रहा था जी, किसने किसको तोड़ा, कौन कहाँ गया, तो ये तो फ्लैशबैक की बातें हो गई, पुरानी बातें हो गई। इस पर 2024 के चुनाव में जनता ने मैंडेट भी दे दिया है जी, और उस मैंडेट के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि जनता का क्या मूड रहा। अब सवाल यहाँ पर है, देखिए दोनों तरफ कमजोरियां हैं और दोनों तरफ मजबूरियां। अगर आप महाविकास आघाड़ी की बात करें तो महाविकास आघाड़ी में क्या महाविकास आघाड़ी उद्धव ठाकरे को सीएम का कैंडिडेट बनाने के लिए उसमें सर्वसम्मति है, या महाविकास आघाड़ी जिस तरह से समाजवादी पार्टी वहां पर सीटें मांग रही है उन सीटों पर वो तैयार हो पाएगी, या प्रकाश अंबेडकर को अपने साथ कितनी सीटें दे पाएगी, ये एक उन लोगों के लिए चैलेंज है। बिलाल सर, एक सवाल मैं जोड़ना चाहती हूँ। ये जो सीएम फेस पर आप बार बार जोर दे रहे हैं जी, मैं ये समझना चाहती हूँ, क्या विपक्ष को सीएम फेस की घोषणा करनी चाहिए चुनाव से पहले? जी देखिए, उससे क्लैरिटी आती है नेहा। जब तक आप सीएम का फेस देते हैं तो उससे जनता के एक अंदर क्लैरिटी आती है, लेकिन ये डिपेंड करता है स्ट्रेटेजी पर, वहां के सर्कमस्टांसेस। महाविकास आघाड़ी दरअसल सीएम फेस के नाम पर ये कह रही है कि पहले महायुति अपना सीएम फेस दे, तो सीएम फेस को लेकर जिस तरह से एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के अंदर टसल है, तो वो वहां पर उनकी कमजोरियां अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के अंदर दिखाव है। तो भारतीय जनता पार्टी दोनों को कैसे मैनेज करती है, वहीं शरद पवार कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे शिवसेना को किस तरह से कंबाइन लेके चलती है। कुल मिलाकर डायरेक्टिव जिसका स्ट्रॉन्ग रहेगा और जिस मिलाकर स्ट्रॉन्ग भी चुनाव लड़ेगा, अपने नैरेटिव को जनता तक क्लियर जो ज्यादा पहुंचाएगा और जिसके अंदर बिखराव कम नजर आएगा, जिसके अंदर यूनिटी ज्यादा नजर आएगी, जिसका इक्वेशन मजबूत होगा, जिसके कैंडिडेट अच्छे होंगे, तो वो बदलती परिस्थितियों में अपने आप को बदलाव के साथ चुनाव में तैयार होगा। इन सब चीजों पर परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि कौन चुनाव जीतेगा। अभी चुनाव इस समय ये कहना कि कौन जीतेगा ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि चुनाव बहुत क्लोज होगा, बहुत टफ चुनाव होगा। दोनों के लिए ये चुनाव मुश्किल है, लेकिन प्रेशर महाविकास आघाड़ी पर है क्योंकि वो सत्ता से दूर है, उन्हें सत्ता में आना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जैसी मजबूत पार्टी अच्छी स्ट्रेटेजी से उनको मुकाबला करना पड़ेगा। तो ये कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस और एनसीपी के लिए ये चुनाव एक तरह का डू एंड डाई वाला उसका एक सर्वाइवल वाला इशू है। अगर अभी भी महाविकास आघाड़ी सत्ता में बैक नहीं कर पाई तो मेरा ख्याल है इंडिया गठबंधन तो पॉलिटिकल सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल, एक बड़ी भविष्यवाणी बिलाल जी ने कही है यहाँ पर। डॉक्टर अभय कुमार जी से समझ लेते हैं। अभय कुमार जी,
मैं यूबीटी शिवसेना के प्रवक्ता को भी सुन रही थी, वो 100 से अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता उपस्थित है, उन्होंने भी खुद के लिए जो 100 से ज़्यादा सीटों की मांग की है। तो ये रस्साकशी तो दिख रही है, और साथ ही साथ जो बिलाल जी ने यहाँ पर घोषणा कर दी है कि सीएम फेस की घोषणा कर दे तो बेहतर है, नहीं तो अगर इन चुनाव में एकजुटता का प्रदर्शन नहीं कर पाए, अगर पिछड़ गए, तो फिर इंडिया गठबंधन का भविष्य ही खतरे में। अभय सर। जी नेहा जी, अभी जैसा बिलाल सर ने जो कहा है कि अगर मुख्यमंत्री पद का चेहरा सीएम का अगर फेस डिक्लेयर करते हैं तो उस वजह से वोटर के ऊपर बहुत अच्छा फर्क दिखेगा, या फिर लोगों की उत्सुकता बढ़ेगी वोटिंग करने के लिए, और उसका फर्क कुछ ना कुछ दिखेगा जी। और मेन बात जैसी आपने कही कि यूबीटी, उनको भी चाहिए 100 के ऊपर सीट, कांग्रेस को भी चाहिए 100 के ऊपर सीट जी। अगर सीट चाहिए ज्यादा, तो ये लोग 288 मतदार संघ में 288 पर अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर दें। क्योंकि देखिए, हम जिस मराठवाड़ा से बिलोंग करते हैं, वहां पर 48 सीट 48 सीट है विधानसभा के लिए जी। और मराठा आरक्षण की जो मांग उठी थी, वो मराठवाड़ा आरक्षण की जो मांग है, वो मांग यहीं से उठी थी जी। अभी तो है, इसका जो असर आपको डेफिनेटली विधानसभा में दिखेगा, क्योंकि मराठवाड़ा की जो 48 सीटें हैं, वो सीटें कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का सीएम बनाने के लिए बहुत ज्यादा मायने। अभय कुमार जी, ऐसे में मैं समझना चाहती हूँ कि जो महाराष्ट्र का मराठवाड़ा है, क्या वो महायुति सरकार से संतुष्ट दिख रहा है, या फिर आकर्षण जो एकनाथ शिंदे के प्रति या फिर अजीत पवार के प्रति ये दिख रहा है, या फिर मनोज जरांगे के नेतृत्व में मराठवाड़ा जो है वो आरक्षण के लिए अभी भी नाराज है, खफा है, संतुष्ट नहीं हो सका है? हाँ जी, अभी भी मनोज जरांगे जो है वो अभी भी सरकार से खफा है। उन्होंने 32 तारीख तक की डेडलाइन दी है, 29, उस दिन वो उनकी भूमिका जो है वो डिक्लेयर करने वाले हैं, और शायद हो सकता है कि उस दिन तक उनके कैंडिडेट भी फाइनल हो जाए, तो वो भी इलेक्शन रहे। और अभी मराठा समाज के जो वोटर्स है जिनसे हमने बात की है, उनका ऐसा बोलना है कि हम इस वक्त कोई भी पार्टी को वोटिंग नहीं करेंगे, हम जो है तो जरांगे जो बताएंगे उसको ही हम वोटिंग करेंगे। ऐसी उनकी मराठा समाज की भूमिका अभी तो प्रायोरिटी बेस पर दिख रही है जी। आगे अभी बहुत वोटिंग के लिए, लेकिन तब तक क्या हो सकता है ये कुछ नहीं कहा जाएगा। लेकिन अभी जो है वो मराठवाड़ा जो है वो मनोज जरांगे के साथ में है, ऐसा अभी प्रायोरिटी में दिख रहा है जी। बिल्कुल, मैं बीजेपी की प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी। गुरप्रीत जी, अगर महा विकास अघाड़ी सीएम फेस की घोषणा नहीं कर रहा है तो महायुति कर दे। हमारे जो यहाँ पर एक्सपर्ट है वो इसी तरह की राय दे रहे हैं कि कहीं ना कहीं जनता जो है उसका यकीन बढ़ेगा, एक चेहरे के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। देखिए, अभी तो चुनाव की घोषणा हुई है, अभी पर्चे टिकटें भी अनाउंस नहीं हुई, अभी तो प्रचार शुरू नहीं हुआ। अब वक्त आने पे सब कुछ किया जाता है, वक्त के हिसाब से जो होना होगा होगा। तो आपके घटक दल और बीजेपी ने भी कुछ सीटों पर जो है घोषणा कर दी है। महायुति ने अब तक 182 नाम की घोषणा की। अपनी स्ट्रेटेजी होती है, हमें जो भी करना होगा वो समय पर करेंगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन अभी वो समय नहीं है। अभी तो टिकटें अनाउंस होनी है, उसके बाद नॉमिनेशंस भरी जाएंगी, फिर आगे जाके चुनाव बढ़ेगा, और जैसे जैसे ये चुनाव आगे बढ़ेगा क्या संदेह है जो सीएम एकनाथ शिंदे हैं उनकी लीडरशिप पे संदेह है बीजेपी को? होगा, तो इसलिए अभी से कुछ भी बयान करना ठीक नहीं है। क्या कह रहे हैं आप? मैं कह रही हूँ सीएम एकनाथ शिंदे की लीडरशिप पे बीजेपी को संदेह है कि घोषणा नहीं कर रही है, सीएम तो वो बने हुए हैं। इसमें संदेह वाली कोई बात नहीं है, तीन पार्टियां मिलकर के चुनाव लड़ रही हैं, और उसमें जो है सही समय पे सही काम किया जाएगा। ठीक है। कोई भी स्ट्रेटजी ऐसे चैनल पे तो बचाई नहीं ना जा सकती, और हमें भी पता होगी। वैसे हम तो हमें हवा में तीर मारने वाले हैं, ये तो ऊपर बैठे हैं बड़े बड़े सिरों वाले जो हमारे लीडर्स, जिनके बैठे बैठे उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना। तो अभी ये बहुत जल्दी होगा कुछ भी बयान करना, ये होगा वो होगा जी।
जी, जी। लेकिन करप्शन पर विपक्ष आपको घेर रहा है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार सार्वजनिक मंच से विपक्ष पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हैं। क्या भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर असर करेंगे, जबकि स्वयं अजीत पवार जो है आपकी सरकार में शामिल डिप्टी सीएम? कुछ नहीं, अगले ये राहुल गांधी साहब ने इतना शोर मचाया, रफेल रफेल रफेल, चौकीदार ये है, चौकीदार वो है, पता नहीं क्या क्या बोला है जी। तो उसका क्या बाद में जाके माफी मांगनी पड़ी कोर्ट में जाके। तो ये लोग ये ऐसे ही शोर मचाते रहेंगे, इनके पास अल्ले पल्ले कुछ नहीं है जी। और एक ईमानदार जो है प्रधानमंत्री आज देश का है, जो देश को पिछले 10 साल में एक नई बुलंदियों तक लेके गए हैं। हमारे आज मौका नहीं है, लेकिन इतना कुछ हुआ है, इतना कुछ हुआ है कि हम मौका और समय दोनों ही इसकी इजाजत नहीं दे रहा है गुरप्रीत जी, नहीं तो मैं आपसे जरूर सुनती। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के पास जाना चाहूंगी, बहुत ही संक्षेप में समझना चाहूंगी कि यहाँ पर महाराष्ट्र में आपके पास चुनौतियां बहुत है राकेश जी। अब ऐसा क्या महाविकास अघाड़ी के पास स्ट्रैटेजी है जो हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि जनता आपके प्रति आकर्षित हो जाए। मराठवाड़ा का जो चैलेंज है, अभय कुमार दांडगे ने कहा है, और एक और नारा मुझे याद आ रहा है, मैं उस नारे को किसने दिया है उसका यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूंगी, कि बटेंगे तो कटेंगे। अनम्यूट कर ले राकेश जी, अनम्यूट कर ले। और पटेंगे तो कटेंगे वाला तो हर जगह चल रहा है। मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन राकेश जी से समझती हूँ। फिर एक बार आपकी जनता, जो आपके दर्शक है, उनको गुमराह किया। जो राफेल के बारे में राहुल जी ने एक सवाल उठाया था जी, ये बताए कि कब जाके उन्होंने किस कोर्ट में जाके माफी मांगी, ये जरा बताइए। दूसरी बात, जो राफेल में अनिल अंबानी के बारे में बात किया गया था, कुछ ही महीने बाद तो वो अनिल अंबानी का दिवालिया हो गया। उन्होंने हाथ दोनों खड़े कर दिए, ना लेनदारे को ना देने वाले को, कोई बैंक को 1 रुपया बकाया नहीं दिया गया। और 45,000 करोड़ का कब कर्ज था, उसको नरेंद्र मोदी जी ने 4,500 करोड़। ठीक है, मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। आपने राफेल परिस्थिति दर्शकों के सामने क्लियर कर दी। महाराष्ट्र की बात है। गुरप्रीत जी बात रखने दीजिए, समय समाप्त हो गया गुरप्रीत जी। इसका ट्रेलर तो लोगों ने दिखा दी, क्योंकि हमें 31 सीट दिया और इनको सिर्फ 17 सीट दिया। और उसके बाद आप मोदी से पूरा फिल्म आप देखोगे। समय समाप्त हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया है। बहुत बहुत आभार आप सभी का कि आपने समय निकाला और स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। आपका भी बहुत बहुत आभार। बिलाल सब्जवारी जी का, डॉक्टर अभय कुमार दांडगे जी का, राकेश शेट्टी जी का और गुरप्रीत ढिल्लों जी का आभार जताना चाहूंगी। दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई बात हम तक बेझिझक पहुंचानी, आप हमें लिखिए info@justbroadcasting.com और neha@justbroadcasting.com पर भी देते रहिए जस्ट टीवी का साथ। नमस्कार।